Hello, today in this video we are going to talk about security threats. In the previous videos we have discussed about network topologies, network devices, various wired and wireless technologies. In this video we will completely टॉक अबाउट सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आगे भी सीबीएसई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड वीडियोस की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिक्योरिटी थ्रेट्स इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के अंदर कोई भी थ्रेट हो सकती है। उससे पहले नेटवर्क क्या होता है, तो बेसिकली एनी नेटवर्क हैज़ टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। Both of these components have their own vulnerabilities to threats. And what is the threat? थ्रेट कोई भी एक ऐसी पॉसिबल रिस्क हो सकती है जिसकी वजह से किसी भी पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर कोई वीकनेस है और उस वीकनेस की वजह से सिक्योरिटी ब्रीच कैन बी पॉसिबल इन दैट नेटवर्क। तो हम थ्रेट के बारे में बोल सकते हैं इट इज़ बेसिकली अ पॉसिबल रिस्क टू द नेटवर्क। एंड व्हाट इज़ द हार्डवेयर थ्रेट एंड सॉफ्टवेयर थ्रेट्स। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर थ्रेट के साथ। कोई भी एक नेटवर्क जब क्रिएट किया जाता है तो एक नेटवर्क, एक पर्टिकुलर नेटवर्क को बनाने के टाइम पे उसमें हार्डवेयर्स की भी इम्पोर्टेंस होती है, लाइक केबल्स, many networking devices like hub, switch, routers. There are many networking devices. Cables are used as the hardwares while क्रिएटिंग अ नेटवर्क। सो बेसिकली बात करते हैं कि कौन कौन सी हार्डवेयर थ्रेट्स यहाँ पे हो सकती है किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो फर्स्ट, अनसिक्योर कंपोनेंट्स। अगर हम कोई भी अनसिक्योर्ड कंपोनेंट अगर यूज़ कर रहे हैं दैट मे बी द पॉसिबल थ्रेट टू द नेटवर्क। सेकंड, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन। अगर हमने इंस्टॉलेशन ही ठीक से नहीं किया है नेटवर्क के अंदर, नेटवर्क को बनाते टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो उसी टाइम पे हमने एक थ्रेड जनरेट कर दी है। सो दिस इज़ द पॉसिबल थ्रेट टू द नेटवर्क। थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। अगर किसी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से कोई एक्सटर्नल सोर्स से अगर नेटवर्क के अंदर एक्सेस किया जा रहा है देन दिस कैन बी द हार्डवेयर थ्रेट। नेक्स्ट, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से भी हार्डवेयर्स अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस और केबल्स हम यूज़ कर रहे हैं दैट समटाइम्स कैन बी अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। सो दिस कैन बी द हार्डवेयर थ्रेट ऑल्सो। एंड लैक ऑफ डिजास्टर प्लानिंग। और अगर हमने कोई भी डिजास्टर के लिए प्लानिंग नहीं कर रखा है देन दिस इज़ ऑल्सो अ हार्डवेयर थ्रेट पॉसिबली दैट कैन हार्म द नेटवर्क। सेकंड थ्रेट इज़ सॉफ्टवेयर थ्रेट। तो बेसिकली बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर थ्रेट क्या होती है। तो सॉफ्टवेयर थ्रेट्स आर पॉसिबल रिस्क टू द एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स दैट वी आर यूजिंग इन द systems. Software threats are also known as malwares, and malwares are the malicious softwares. Malicious software means any software that can harm the system. Malicious software or software threats are any software developed with an intention to damage hardware devices, steal data, or cause any other trouble to the user. And software start malfunctioning if affected by any software threat. तो जब भी अगर कोई कंप्यूटर है, कोई नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड कंप्यूटर्स है, तो उनमें अगर कोई भी सॉफ्टवेयर थ्रेट जनरेट होता है या कोई भी मलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उसके बाद वो मेल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। मेल फंक्शनिंग मीन एनी इरेगुलर बिहेवियर। ओके। एंड अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर थ्रेट्स या मालवेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं, सो द पॉसिबल मालवेयर्स इन द कंप्यूटर सिस्टम्स आर, इट कैन बी एनी वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, ransomware, spyware, adware, keyloggers,
spam and security attacks like DDoS or DOS attacks. So these are the possible malwares or security threats for the at the software level. Next, let's discuss about virus. The first malware. The term computer virus was coined by फ्रेड कोहेन in 1985. तो सबसे पहले वायरस को फ्रेड कोहेन ने 1985 के अंदर इस टर्म को डेवलप किया था, इस टर्म को इन्वेंट किया था बेसिकली। अब वायरस क्या होता है कि एक वायरस जो है कोई भी एक ऐसा मेलिशियस प्रोग्राम हो सकता है या मालवेयर हो सकता है दैट अटैचेस इटसेल्फ टू अ होस्ट एंड मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ टू स्लो डाउन करप्टिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द सिस्टम। द ओल्डेस्ट वायरस इज़ बूट सेक्टर वायरस। तो कोई भी वायरस एक ऐसा मेलिशियस कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो कि किसी भी फाइल के साथ अटैच किया जाता है उसको एक होस्ट तक पहुंचाने के लिए, और जब वो होस्ट कंप्यूटर पर जब वो कंप्यूटर पर पहुंच जाएगा ऑन द डिवाइस, देन इट कैन make the multiple copies of itself to slow down the computer, to slow down the system or corrupting or destroying the system. एंड अगर सबसे पुराने कंप्यूटर वायरस की बात करें दैट इज़ बूट सेक्टर वायरस। यहाँ पे कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं कि वायरस से कौन कौन सी ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती है दैट कैन हैपन। सो फर्स्ट, टेकिंग अप मेमोरी स्पेस। तो ये इंडिकेशंस भी हो सकते हैं कि हमारे सिस्टम में अगर कोई वायरस है तो क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं या कौन कौन सी हार्मफुल एक्टिविटीज़ हो सकती है। सो द फर्स्ट वन इज़ टेकिंग अप मेमोरी स्पेस। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई एप्लीकेशन मेमोरी स्पेस ले रही है देन एनी वायरस कैन बी इन आवर सिस्टम। सेकंड, एक्सेसिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो दूसरी हार्मफुल एक्टिविटी क्या हो सकती है वायरस से कि इट कैन एक्सेस प्राइवेट इंफॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। इट कैन बी पॉसिबल थ्रू द वायरसेस। थर्ड, फ्लैशिंग अनवांटेड मैसेजेस ऑन यूजर स्क्रीन। अगर स्क्रीन पर कुछ अनवांटेड मैसेजेस हमें दिखाई दे रहे हैं देन इट कैन बी बाय द वायरसेस। फोर्थ, करप्टिंग डाटा। वायरसेस सिस्टम के अंदर डाटा को करप्ट कर सकते हैं। एंड मास ईमेल्स बीइंग सेंट फ्रॉम यूज़र ईमेल अकाउंट। और अगर किसी सिस्टम में वायरस है फॉर द ईमेल्स, फॉर सेंडिंग द ईमेल्स, देन मास ईमेल्स कैन बी सेंट from your email account. So these are the harmful activities can be functioned by viruses. And frequent crashes also. Sometimes if there is a virus in the system, frequent crashes can happen in the system and unusual slow performance of the system can happen. The next malware is ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक मालवेयर होता है दैट हाइड्स इटसेल्फ विद इन अनदर प्रोग्राम। तो ये क्या करता है कि किसी और दूसरे कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर हाइड कर सकता है अपने आप को लाइक गेम्स और डॉक्यूमेंट्स एंड हार्म द सिस्टम। तो कोई भी गेम, कोई भी एप्लीकेशन या डॉक्यूमेंट के साथ में अगर इस मालवेयर को अटैच कर दिया जाता है तो इसे हम बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स। इस टाइप के जो मालवेयर्स होते हैं जिनको किसी दूसरी एप्लीकेशंस में, गेम्स में हाइड करके यूज़र तक पहुंचाया जाता है टू हार्म द यूज़र। एंड एज इट इज़ मास्क्ड विद इन अनदर प्रोग्राम दैट हैपियर्स हार्मलेस, द यूज़र इज़ नॉट अवेयर ऑफ द थ्रेट। तो यूज़र को पता नहीं होता है कि वो जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है उसमें कोई मालवेयर हिडन है। ओके, एंड इट फंक्शंस इन ए वे सिमिलर टू द वायरसेस। जनरली ये भी वायरस की तरह ही वर्क करता है दैट इट नीड्स अ होस्ट प्रोग्राम। यहाँ पर भी एक होस्ट प्रोग्राम
की रिक्वायरमेंट होती है टू अटैच इटसेल्फ एंड हार्म द सिस्टम इन द सेम वेज। ट्रोजन हॉर्स स्प्रेड थ्रू ईमेल्स, जनरली ईमेल्स के हेल्प से ट्रोजन हॉर्स को स्प्रेड किया जा सकता है, एंड एक्सचेंज ऑफ डाटा थ्रू हार्ड ड्राइव्स और पेन ड्राइव्स। नेक्स्ट मालवेयर की हम बात करते हैं वर्म्स। वर्म्स आर ऑटोनोमस प्रोग्राम्स सेंट बाय द अटैकर टू इन्फेक्ट अ सिस्टम बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। तो वर्म्स क्या होते हैं? ऑटोनोमस प्रोग्राम्स होते हैं जो कि अटैकर डायरेक्टली किसी सिस्टम पे सेंड करता है एंड इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। ओके, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वर्म एंड between the Trojan horse and worms. So viruses are the computer programs that can affect the system. Second, Trojan horse are the systems that can hidden inside other applications, and worms are the autonomous. तो वर्म्स को किसी भी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको किसी कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए। सो दीज आर द ऑटोनोमस in nature. Okay, and they usually infect multitasking systems that are connected to a network. अब यहाँ पे कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो वर्म्स परफॉर्म करता है दैट आर फर्स्ट एक्सेसिंग एंड रिलाइंग बैक पासवर्ड्स स्टोर्ड ऑन द सिस्टम। तो जो सिस्टम में हमारे कोई भी पासवर्ड्स हमने स्टोर किए हुए हैं दैट कैन बी एक्सेस्ड using worms. Second, interrupt OS functioning. Third, disrupt services provided by the system. Next, install viruses और ट्रोजन हॉर्सेस। तो वर्म्स ये जो कंप्यूटर मालवेयर्स होते हैं इनको दूसरे वायरसेस और ट्रोजन हॉर्स को किसी भी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो दिस कैन बी वेरी हार्मफुल रादर देन वायरसेस और ट्रोजन हॉर्सेस। ओके, नेक्स्ट इज रैंसमवेयर मालवेयर। तो रैंसमवेयर भी एक मालवेयर होता है जो कि बेसिकली यूजर डाटा को टारगेट करता है, यूजर के डाटा पे इसकी नज़र होती है। ओके, इट ईदर ब्लॉक्स द यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन डाटा और थ्रेटन्स टू पब्लिक द पर्सनल डाटा ऑनलाइन एंड डिमांड्स रैंसम पेमेंट्स अगेंस्ट द सेम। तो बेसिकली होता है क्या है, रैंसमवेयर एक इस तरह का मालवेयर है जो कि किसी भी सिस्टम में उसके डाटा को ब्लॉक कर देता है, डाटा को वो यूज़र एक्सेस नहीं कर पाएगा और फिर उसको थ्रेटन किया जाता है, उसको धमकी दी जाती है कि दैट ही विल पब्लिश द पर्सनल डाटा ऑनलाइन, एंड ऐसा नहीं करने के लिए वो कुछ रैंसम पेमेंट की डिमांड करता है। दिस इज़ द फंक्शनिंग ऑफ रैंसमवेयर malware. Okay, and some ransomware simply block the access to the data while others encrypt data making it very difficult to access. तो बेसिकली ये क्या करता है कि कंप्लीट सिस्टम को या पर्टिकुलर डाटा को एनक्रिप्ट कर देता है ताकि यूज़र उसको कुछ समय के लिए यूज़ नहीं कर पाए जब तक कि वो कोई पेमेंट ना कर दे। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द यूज़र। एंड अगर मई 2017 की बात करें तो वानाक्राई नाम का एक रैंसमवेयर ने ऑलमोस्ट 2 लाख कंप्यूटर को अक्रॉस 150 कंट्रीज़ में ब्लॉक कर दिया था। सो दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द यूजर्स एंड एवरीवन शुड बी अवेयर ऑफ दिस। It worked by encrypting data and demanding ransom payments in the Bitcoin cryptocurrency. Okay. Now the next malware is spyware. तो स्पाईवेयर जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि अगर किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन पे अगर स्पाई करना है तो उसके लिए इस तरह के मालवेयर्स को यूज़ किया जाता है और इसके बारे में उस यूज़र को पर्टिकुलरली बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि कोई उसके ऊपर स्पाई कर रहा है। इट रिकॉर्ड्स एंड सेंड्स द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू एन एक्सटर्नल एंटिटी विदाउट कंसेंट और नॉलेज ऑफ द यूज़र।
और जनरली स्पाईवेयर क्या करता है कि उस सिस्टम में, यूजर के सिस्टम से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल एंटिटी को सेंड करता है और इसके बारे में यूजर को पता नहीं होता है। स्पाईवेयर यूजुअली ट्रैक्स इंटरनेट यूजर्स डाटा एंड सेल्स देम टू द एडवर्टाइजर्स। और जनरली स्पाईवेयर्स को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि ये ट्रैक करने के लिए कि वो पर्सन, वो यूज़र अपने सिस्टम पे कौन कौन सी इंटरनेट एक्टिविटीज़ करता है, क्या क्या इंटरनेट पे उसका डाटा है या वो सर्च करता है, तो उसकी सर्फिंग क्या क्या इंटरनेट पे हो रही है, और फिर इस इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइजर्स को सेंड किया जाता है। सो दिस कैन बी the functioning of spyware, and they can also be used to track and capture credit card or bank account information, login and password information, or users personal identity also. Okay, the next malware is keyloggers. तो कीलॉगर से जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो कीबोर्ड पर नज़र रखती हो, देन व्हाट वी आर प्रेसिंग ऑन द कीबोर्ड्स, what buttons we are pressing on the keyboard. So a keylogger can either have this is also a malware or a hardware malware. Okay, the main purpose of this malware is to record the keys pressed by a user on the keyboard. A keylogger makes logs of daily keyboard uses and may send it to an external entity as well. तो ये डेली एक्टिविटीज़ पे नज़र रखता है कि कीबोर्ड पे यूज़र के कौन कौन से बटन्स प्रेस करता है, एंड उन सभी के रिकॉर्ड को एक एक्सटर्नल एंटिटी को विदाउट यूज़र, तो यूज़र को पता नहीं होगा और वो उस कंप्लीट कीबोर्ड इन्फॉर्मेशन को कोई एक्सटर्नल एंटिटी को सेंड कर देगा। In this way, very sensitive and personal information like passwords, emails, private conversations, etc. can be revealed to an external entity without the knowledge of the user. Okay. The next is spams. There are many kind of spams can happen, and we can also take these into the categories of malwares. Okay. सो स्पैम कैन बी कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक जंक मैसेजेस मिल रहे हैं, देन इट कैन बी स्पैम। सेंडिंग मल्टीपल अनसोलिसिटेड ईमेल्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्पैमिंग। नेक्स्ट, क्रिएटिंग फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स इज ऑल्सो इन द कैटेगरीज ऑफ स्पैम। Next, sharing wrong informations again and again is a kind of spamming, and spamming is usually done as part of marketing tactics, basically to announce a product or share political or social views. तो बेसिकली मार्केटिंग टैक्टिक्स के लिए काफ़ी तरह के स्पैम्स किए जाते हैं, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज स्पैम्स ऑल्सो। नेक्स्ट, there are many ways available for malware distribution. तो कौन कौन से ऐसे वेज होते हैं जो कि मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस कैन बी स्प्रेड यूजिंग एनी ऑफ द वेज, लाइक थ्रू ईमेल्स और टेक्स्ट अटैचमेंट्स। तो ईमेल्स या टेक्स्ट अटैचमेंट्स के थ्रू किसी भी मालवेयर को स्प्रेड किया जा सकता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। नेक्स्ट, थ्रू फाइल्स डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट। तो कई बार हम इंटरनेट से कोई भी फाइल अगर डाउनलोड करते हैं तो उसके अंदर कोई मालवेयर हमारे सिस्टम में आ सकता है। एनी काइंड ऑफ मालवेयर, इट कैन बी वायरस, ट्रोजन हॉर्स, वर्म, स्पाईवेयर और एडवर्ड ऑल्सो। ओके। थ्रू स्पैमिंग सोशल मीडिया लिंक्स। कई बार हम सोशल मीडिया पर कंटिन्यूसली लंबे टाइम से यूज़ कर रहे होते हैं, एंड वी सडनली क्लिक एनी लिंक ऑन द सोशल मीडिया दैट कैन बी हार्मफुल और फॉर अस। सो दिस काइंड ऑफ स्पैमिंग लिंक्स कैन ऑल्सो बी द सोर्स फॉर द malware distribution, for the malware's installation in the user's system. The next
way of malware distribution can be vulnerable apps installation. और अगर हम कोई इस तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं दैट कंटेंट्स द malwares, so it can be harmful for the users also. And through peripheral devices also the malware can be distributed. अगर एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस में USB, पेन ड्राइव्स, any memory card or etc. can be the ways for malware distributions. So to prevent from malware attacks we should aware of the above ways definitely. Now let's talk about networking attacks like DOS attack and DDoS attack. So what is the DOS attack? It can be referred as denial of service attack and is a scenario wherein an attacker, यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक अटैकर है दैट लिमिट्स और स्टॉप एन ऑथराइज्ड यूज़र. तो कोई भी एक पर्टिकुलर यूज़र है तो उसको एक्सेस करते उसको ऊपर इतनी बार ये क्या करेगा कि wherein an attacker limits or stop an authorized user to access a service, device or any such resource by overloading that resource with legitimate request. तो यहाँ पे अटैकर क्या करेगा कि यूजर्स के कंप्यूटर पर बार बार लेजिटिमेट रिक्वेस्ट को सेंड करता जाएगा और इतनी रिक्वेस्ट्स यहाँ पे ओवरलोड हो जाएगी कि उसका कंप्यूटर उसका जो डिवाइस है can stop working. Okay. And the DOS attack, denial of service attack, floods the victim resource with traffic making the resource appear busy. तो यहाँ पे अटैकर जो होता है कि यूजर के सिस्टम पे इतना ट्रैफिक सेंड कर देता है कि वो सिस्टम ऑटोमेटिकली बिजी हो जाता है और एज अ वेरी बिजी सिस्टम की तरह वर्क करने लग जाता है. इट बिकम्स वेरी लेजी इन नेचर. ओके. अब यहाँ पे अटैकर क्या करता है कि डोस अटैक, अगर कोई वेबसाइट है जो कि इंटरनेट पे वर्क कर रही है उसको ऊपर डोस अटैक परफॉर्म करता है देन it will flood it very large number of network packets by using different IP addresses. तो अलग अलग IP एड्रेसेस को यूज़ करके यहाँ पे अटैकर जो होता है वो क्या करेगा कि उस वेबसाइट को ऊपर लार्ज नंबर ऑफ़ पैकेट्स सेंड करेगा. तो ये लार्ज नंबर ऑफ़ पैकेट्स क्या करेंगे, उस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बढ़ाएंगे और बेसिकली होगा क्या कि वो वेबसाइट बिजी हो जाएगी और लेजी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो उसका पर्टिकुलर उसके जो टास्क है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगी एंड इट विल लुक लाइक वेरी बिजी वेबसाइट और वेरी लेजी वेबसाइट. अब इसी का एक वेरिएंट है यहाँ पे जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है, जो कि डोस का ही एक वेरिएंट है. ओके. ये इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स बनाया जाता है और उन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स से अलग अलग यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़र को सेंड की जाती है. अलग अलग जो यहाँ पे पैकेट्स डाटा पैकेट्स सेंड होंगे या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का जो एक नेटवर्क बनाया गया उससे सेंड किए जाते हैं. तो बेसिकली ये डिफरेंस है डोस और डीडोस अटैक के बीच में कि डोस अटैक के बीच में क्या करते हैं कि किसी भी यूज़र के सिस्टम को बिज़ी करने के लिए, किसी भी एक सर्वर पर वेबसाइट को बिज़ी करने के लिए क्या किया जाता है कि अलग अलग नेट IP एड्रेसेस से यहाँ पे डाटा सेंड किया जाता है, उसे पिंग किया जाता है. एंड डीडोस अटैक के अंदर क्या किया जाता है कि एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क बना दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के अंदर कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं ज़ॉम्बीज़ की तरह. तो अब उन ज़ॉम्बीज़ से या डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टेड कंप्यूटर्स से यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड की जाती है. एक मल्टीपल नंबर ऑफ़ पैकेट्स यहाँ पे वेबसाइट पर या सिस्टम पर सेंड किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिज़ी हो जाएगा. सो इसकी वजह से वो जो वेबसाइट है डाउन हो जाएगी, सिस्टम डाउन हो जाएगा. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क अटैक. एंड ओके, सो दीज वर
we have discussed about different malwares. In this video we have discussed about hardware threats, we have discussed about software threats, and we have discussed about in detail various software threats like viruses, worms, trojan horses, spywares, and we have also discussed about the different network attacks like DOS attack, that is denial of service attack, and the second variant of this distributed denial of service attack, DDoS attack. So these are all the threats possible to a network. So in this video we have discussed about various security threats to a network, and in the next video we will discuss about the security concepts that can apply to prevent a network. So let's see in the next video about the security prevention concepts. So thank you, and if you like this video, like, share and subscribe. Thank you.